बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एहसन इकबाल साहब के हल्के में नारोवाल NA 76 और यहाँ पे आए हैं और इसका मेन मकसद ये है कि एहसन इकबाल साहब ने अपने दौर में यहाँ पे कुछ तालीमी अदारे बनाए थे और वो देखने के वाकई वो तालीमी इदारे बने या नहीं बने, और बने हैं तो उनकी सूरत हाल क्या है। तो उसके लिए यहाँ नारोवाल में है। और ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको वार्मली वेलकम कहता हूँ। तो ये बताइएगा कि कितने तालीमी इदारे बनाए और सिर्फ तालीम के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं आप? जी देखिए जावेद चौधरी साहब, मैंने जब सियासत शुरू की तो ये बहुत पसमानदा इलाका था और मैं कोई सरमायादार या जागीरदार का बेटा नहीं था। मेरी भी जो ताकत थी वो तालीम थी। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि अगर मुझे मौका मिला है तो मैं अपने इलाके के गरीबों के बच्चों और बच्चियों को तालीम से एम्पावर करूं ताकि वो ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिएगा कि अमेरिका, यूरोप में भी जो यूनिवर्सिटी है, जो क्लासरूम्स वहाँ पे होंगे, जो लेबॉरेटरीज़ वहाँ पे होंगी, जो टीचिंग वहाँ पे होगी, उसके हम पल्ला है। सो नारोवाल के अंदर हम नौजवानों को बेहतरीन तालीम देकर मुस्तकबिल के लिए एम्पावर कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आप पहले पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में जो एजुकेशन की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हो तो गलत तो नहीं होगी बात? मैं समझता हूँ कि मुझे जो इस वक्त बहुत बड़ा लोगों की तरफ से सपोर्ट हासिल है उसमें वो एक्नॉलेज करते हैं कि मैंने इस इलाके में तालीम के ये पौधे लगाए हैं। आज से कोई 500 साल बाद भी इलेक्शन यहाँ से लड़ेगा तो इस बात को ज़रूर एक्नॉलेज करेगा कि किसी ने ये पौधे लगाए थे जो एक तनावर इल्म का दरख्त है, इस इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। ऐसा सा ये फरमाइएगा कि अगर आप छठी मरतबा MNA बनेंगे तो नेक्स्ट विजन क्या है, मजीद क्या करना चाहते हैं आप? देखिए जय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर अपनी सियासत को 3 असूलों पे इस्तवार किया है और मेरा मंशूर कह लीजिए अमन, तालीम और तरक्की। ठीक है। हमने अपने इलाके में अमन कायम किया है और तालीम को आम किया है और उसके ज़रिए हम तरक्की के रास्ते पे गामज़न हैं। इस वक्त नारोवाल में अल्हम्दुलिल्लाह 5 यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हो चुकी हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, वेटनरी साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल और अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का कैंपस आ रहा है। ठीक। मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक नॉलेज लेड डेवलपमेंट का मॉडल नारोवाल में कायम करूँ। हमारी हर यूनिवर्सिटी इस इलाके में कैसे रोज़गार पैदा कर सकती है, कैसे लोकल इकॉनमी को डेवलप कर सकती है, इसका एक नमूना मैं जैसे वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी है, इनकी टास्किंग की है कि अगले 10 सालों में यहाँ पे एक क्लस्टर डेयरी इंडस्ट्री का, एक क्लस्टर पोल्ट्री इंडस्ट्री का और एक क्लस्टर लाइफ स्टॉक या मीट इंडस्ट्री का बनाया। ठीक। आप इसे अलीगढ़ आप पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, ये नॉलेज वैली बने पाकिस्तान की। यहाँ पे जितनी नॉलेज लेड बिजनेसेस हैं, नॉलेज ड्रिवन बिजनेसेस हैं और फिर हम अल्टीमेटली यहाँ पे एक रिसर्च का इदारा ऐसा बनाएं, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो हमारे नारोवाल की है उसमें पाकिस्तान का जदीद तरीन इनोवेशन सेंटर बन रहा है, जिसमें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स के लिए और इस रीजन की इंडस्ट्री को हम इनोवेशन का बैकअप देने के लिए काम करेंगे। तो मेरा ख्वाब है इंशाल्लाह ये ज़रूर हकीकत बनेगा कि नारोवाल पाकिस्तान की सिलिकॉन वैली बनेगी। तो आपने एक ब्लूप्रिंट बना रखा है पूरा नारोवाल का कि जब आप छठी मरतबा MNA बनेंगे, फिर उसके मरतबा 7वीं मरतबा बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, तो स्टेप्स में आप इसको आगे बढ़ाते चले और इसके लिए देखिए हमने एक बड़े, मैं आपको जैसे एजुकेशन है मिसाल देता हूँ कि 2008 में जब मैं MNA बना तो मैंने सबसे पहले कोई 250 से ज़्यादा स्कूल चुने जहाँ मिसिंग थे। हमने एक नेटवर्क बनाया, स्कूलों का जाल फैला दिया जिसमें 70% लड़कियों के स्कूल थे। उसके ऊपर फिर कॉलेजेस खड़े किए, फिर उसके ऊपर हम अब टर्शरी एजुकेशन में आए हैं। और अब आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी नारोवाल में अगर 7000 स्टूडेंट्स हैं, 5000 बच्ची हैं और वो इसलिए हैं कि वो हमने बच्चियों के स्कूलों का एक जाल फैलाया था। इसी तरह जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम वो भी अपने उस विजन को अचीव करने के लिए बना रहे हैं। सियालकोट लाहौर मोटरवे से हम एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं जिसकी तामीर शुरू हो चुकी है, जिससे लाहौर और नारोवाल का फासला 45 मिनट रह जाएगा। इसी तरह करतारपुर से सियालकोट एक हमने सड़क दी है, वो एक कॉरिडोर बनेगी इंडस्ट्री को नारोवाल की तरफ लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ले कर दिया है। अब इसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि हम इंडस्ट्री को लेकर आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ अगर एजुकेशन पर फोकस करेंगे तो ज़ाहिर है फिर एक आदमी मास्टर करने के बाद, फिर MPhil करने के बाद, PhD करने के बाद जाएगा तो उसे करना क्या है? तो आपको उसके साथ साथ इंडस्ट्री पूरा प्रॉपर डेवलप करनी पड़ेगी। अब अगला हमारा जो फेज है वो यही है कि हम यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए ही
एक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मॉडल बनाएं जिसमें रोजगार भी हो, हमारी रीजनल इकोनॉमी भी डेवलप करे और मुल्क के लिए भी हम कुछ करके दिखा तो दें। आपने कितने तालीमी इदारे बनाए यहाँ पे? जैसे मैंने आपसे कहा कि सैकड़ों स्कूल कायम करवाए, कॉलेजेस दर्जनों बनवाए और अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 यूनिवर्सिटीज हमारे नारोवाल के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वेटनरी, जनरल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर। अब हम सारी यूनिवर्सिटी चलेंगे? जी चलें, आपको दिखाते हैं। और ये ऐसा साहब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है। और ये आपने क्यों बनाया यहाँ पे इतनी दूर? देखिए हमारा ना ये एग्रीकल्चर इदारा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जानवर भी हैं और ज़राअत भी है, ठीक। तो उसको एक ऊपर लेवल, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम चाहते हैं कि तालीम और तहकीक के ज़रिए अपनी ज़रूरी मईशत को हम तरक्की दें। तो ये इंशाल्लाह आने वाले सालों में एक मॉडल बनेगा कि नॉलेज लेड डेवलपमेंट कैसे की जाती है। बहुत अच्छा। और ये एफिलिएशन है या इंडिपेंडेंट? ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर का भी सब कैंपस है। सब कैंपस। लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बहुत जल्द ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन जाएगा, क्योंकि जिसका आप देखते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो लाहौर यूनिवर्सिटी जो इसकी मदर यूनिवर्सिटी उससे कम नहीं है किसी भी लिहाज से। और अभी तक स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं इसके अंदर? 850 है। 850 स्टूडेंट्स है। बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हमारी इन तमाम क्लासरूम्स में एयर कंडीशन है, मल्टीमीडिया है और स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको इससे बेहतर क्लासरूम नहीं मिलेंगे, लेबॉरेटरीज इससे बेहतर नहीं मिलेंगे। और स्टूडेंट्स जो उनका ताल्लुक नारोवाल से? इसमें ये तो मेरिट पे आते हैं, पूरे पंजाब से आते हैं, लेकिन इसमें एक कसीर तादाद नारोवाल की भी है, चूँकि अब नारोवाल की जो बच्चियाँ और बच्चे हैं, बजाय ये कि वो लाहौर कैंपस में जाएँ या पतो की कैंपस में जाएँ, वो प्रेफर करते हैं कि नारोवाल के अंदर ही घर में रह के पढ़ें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिशन हुआ था मेरा, एज सच इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एक सिंगल एकेडमिक ब्लॉक था हमारे पास पीछे, वो अभी हॉस्टल में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे प्रिंसिपल साहब की क़यादत में ये सारी डेवलपमेंट हुई है। एहसन इकबाल साहब ने बहुत सपोर्ट किया हमें। ठीक है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो पहले से ज़्यादा इक्विप्ड हैं और बेहतर हो गई हैं अब। तो आप डॉक्टर साहब बड़े होके क्या करेंगे? बड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एम जो है वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जो मैंने बनना था, तो आई एम डूइंग द DVM डिग्री, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डिग्री। आई एम जवेरिया जुल्फ़िकार फ्रॉम 8th सेमेस्टर। मेरा 8th सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर्स रह गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैंने जब से देखा है तो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और मजीद आएंगी इंशाल्लाह, एजुकेशन और हर लिहाज से। और आप नारोवाल की रहने वाली हैं? नहीं, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर छोड़ के यहाँ और ये नारोवाल पढ़ने के लिए आए हैं, ये तो तब्दीली है। मेरा नाम जवेरिया हाशमी है, मैं 3rd सेमेस्टर से हूँ और मैं नारोवाल से हूँ और मैं यहाँ से DVM कर रही हूँ। और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, बहुत अच्छी यहाँ पे एजुकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, हर तरह की हमें यहाँ पे सहूलत भी मिलती है। इसके अलावा बहुत कोऑपरेशन भी है टीचर्स का हमारे साथ। और अगर ये ना होता इंस्टीट्यूट तो फिर आप क्या करते? पहले हमें लाहौर जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट बन गया, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी की बात है और हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात है हमारे लिए ये। तो और हॉस्टल का खर्चे बच गए जी अपने घर पे चली जाती हैं। ऐसा साहब को दुआएं दें आप। ये देखें ना, ये एनाटॉमी की लैब है और मैं समझता हूँ कि किसी भी वेटनरी इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान में इस लेवल की लैब नहीं होगी जो इन बच्चों को और बच्चियों को मौका मिल रहा है सीखने का। सारी जो लैब्स हैं एयर कंडीशन है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप अमेरिका, यूरोप कहीं चले जाएँ, वेटनरी साइंसेज की जो भी लैब होगी इसी मेयार की होगी। ये बहुत अच्छा, देखिए पूरा तमाम बोन्स के साथ जी सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमारे और सारी बोन्स हैं, तो वो बच्चों को एक एक्चुअल लर्निंग का एक्सपीरियंस है ना, सीखने के लिए। ज़्यादातर शहरों के अंदर लोगों ने सड़कें बनाई होती हैं, प्लाजे बनाए होते हैं, कुछ दायरे नहरें भी खोद देते हैं, नाले भी बना देते हैं, सीवरेज सिस्टम भी बना देते हैं, लेकिन ये जो आपने नारोवाल को एक नॉलेज बेस बनाया ना, ये बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि इसी से कौम डेवलप होगी। ये हिस्टोलॉजी की लैब है और ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है और इनके पास ऑनलाइन दुनिया के तमाम रिसोर्सेज भी हैं, अपना इक्विपमेंट भी है। तो इन बच्चों को वो एक्सपीरियंस हो रहा है जो अगेन मैं कहूँगा कि अमेरिका, यूरोप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं तो इसी किस्म की लैब्स होंगी वहाँ पे। तो ये इंटरलिंक्ड है पूरी वर्ल्ड के साथ, वो सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, उसके ऊपर बाकायदा आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी रिसर्च हो रही है तो इन बच्चों का
उस रिसर्च के साथ एक कनेक्शन है, देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। सारा जो फोकस होता है ना वो होता है लाहौर, कराची, बड़े बड़े शहरों में। बड़े शहरों। ये छोटे शहरों में मिरेकल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए, हमारे मुकामी और जो दीगर भी इलाकों से आए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने आप को स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज से इक्विप करें और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए वो सलाहियत पैदा करें, जिससे इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद प्रोफेशनल्स होंगे अपने शोबे में। बहुत अच्छा, ये आपकी जनरल यूनिवर्सिटी है बेसिकली, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल। ये यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल जनरल यूनिवर्सिटी है और इसमें तकरीबन अब 7-1000 के करीब स्टूडेंट्स आ गए हैं, जिनमें अच्छी बात यह है कि 5000 के करीब तकरीबन गर्ल स्टूडेंट्स हैं, खवातीन हैं। खवातीन है। तो एक और वो नारोवाल की है? जी, नारोवाल की है। और सियालकोट नारोवाल और इस ये मुल्क का थोड़ा से इदारों के यहाँ पे आई थिंक 95% जो कोर स्टूडेंट बॉडी है वो लोकल नारोवाल डिस्ट्रिक्ट की है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये आर्किटेक्चर बड़ा जबरदस्त है इसका, ये प्रॉपर स्पेनिश स्टाइल में। ये जो है ना, इसकी इंस्पिरेशन मैंने लिया है मुस्लिम स्पेन से, उंदलस से, क्योंकि वो जो हमारा पीरियड है हिस्ट्री का, वो गोल्डन पीरियड था इस्लामिक सिविलाइजेशन का, जिसमें कि हमने लर्निंग और नॉलेज में, चाहे आर्किटेक्चर था, चाहे साइंस था, चाहे फिलॉसफी थी, हर शोबे में मुसलमानों ने उस वक्त दुनिया को लीड किया। बल्कि जो यूरोप की रेनेसांस हुई, नशत सानिया, उसमें बगदाद और स्पेन ही का इल्म था जिसने वहाँ जाके रोशनी में, वहाँ अंधेरों में रोशनी की। बहुत अच्छा। तो ये बाकायदा मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में ऐसी कोई बिल्डिंग होगी जो प्रॉपर स्पेनिश स्टाइल में या मराकश स्टाइल में बनी हो। बिल्कुल, इसकी जो थीम ही हमने वो लिया ताकि हम अपनी हिस्ट्री से जो लर्निंग की ट्रेडिशन है, रिसर्च की ट्रेडिशन है, उससे एक इंस्पिरेशन लें और वो रवायत जिंदा करें दोबारा। ये बहुत अच्छा। और ये कितने डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 18 के करीब डिसिप्लिन्स हैं और इसमें हमारा ज्यादा अभी फिलहाल फोकस साइंस के सब्जेक्ट्स पे है, साइंस सब्जेक्ट कि वो सब्जेक्ट्स बच्चों को दें कि जिनकी आगे फिर मार्केटेबिलिटी हो, मार्केट ड्रिवन हो। अब बजाय ये कि आप लैंग्वेज पढ़ाते रहे, हाँ, ऐसे मजमून पढ़ाएं कि जिसके बाद सिवाय ये कि वो सरकारी टीचर लगने के कुछ और नहीं कर सकते। हमारी जो एक वैसे ही साइंस में कमजोरी है उसे दूर करने के लिए हमें बहुत साइंटिफिक दूसरा पावर एक चाहिए। स्किल यूनिवर्सिटी लाजमी होनी चाहिए जिसके अंदर ना लोगों को स्किल सिखाई जाए। हमने उसके लिए भी यहाँ 2 पॉलिटेक्निक्स बनाए हैं, एक खवातीन का और एक मर्दों का, जिसमें कि बच्चियों को टेक्निकल वोकेशनल स्किल्स दिए जाते हैं और टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। बहुत अच्छा। तो यहाँ तो आपके शहर में आके मुझे ये महसूस हुआ कि हर दूसरे कोने में कोई ना कोई या कॉलेज है या स्कूल है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, या यूनिवर्सिटी है। नारोवाल आई कैन प्राउडली से इज नाउ ए नॉलेज डिस्ट्रिक्ट। नॉलेज डिस्ट्रिक्ट। और मेरे ख्याल के पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट होगी जिसके अंदर इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टूडेंट्स हैं। सर, ये आप 15 साल पहले आते तो कुछ भी नहीं था, ये सब लास्ट 15 इयर्स का रेवोल्यूशन है जो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि देखिए, एजुकेशन पे मैं ये कहता हूँ कि अपने सब 2 लोगों को भी कहता हूँ, मैं कोई जागीरदार या सरमाएदार का बेटा नहीं हूँ। मैंने जो सियासत में तरक्की की अल्लाह ताला के फजल के बाद अपनी तालीम के बलबूते पे किया, तो मैं समझता था कि मेरी ड्यूटी है, जैसे तालीम ने मुझे वर्टिकल सोशल मोबिलिटी दी है या पॉलिटिकल मोबिलिटी दी है, जो हमारे गरीब हैं उनके बच्चों को भी हम अगर तालीम की ताकत देंगे, उससे वो अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकते हैं। और दुनिया भर में गुर्बत ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप गरीब के बच्चे और बच्ची को अच्छी तालीम दें। बिल्कुल, एजुकेशन एंड स्किल। तालीम जो है और स्किल और हुनर जो है, ये गुर्बत की जंजीरें काट देता है। लेकिन आपने पिछली मरतबा एक यहाँ पे स्टेडियम बनाया था और उसके बाद केस भुगता था आपने, कहीं ऐसा ना हो वो भी आपको 6 यूनिवर्सिटीज आपने बना दी है इनके ऊपर भी केस बन जाए और 6 नैब के केसेस हो। तो आपकी वालदा की खुद बहुत पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह, और इसके साथ साथ वो खुद पॉलिटिशियन भी थे, तो आपने उनसे लर्न किया कि बेसिकली एजुकेशन जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा लोग आपसे वाकई प्यार करते हैं इस पूरे शहर में। बहुत शुक्र है। ये वाहिद शहर है जहाँ मैं आया हूँ, तो मैंने देखा है कि जो इनका सियासतदान है लोग उससे प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, और कोई एक भी आवाज़ इनके खिलाफ नहीं उठ रही। तो बड़ी बात है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन है कि जब आप काम करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। और एहसन इकबाल साहब वाकई ऐसी शख्सियत हैं कि इनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह कौम को डेवलप करना शुरू किया, अपने शहर को डेवलप करना शुरू किया, बड़ी हैरानकुन बात है। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को एहसन इकबाल साहब से सीखना चाहिए और इन्हें अपना प्रोफेसर मानना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने यूथ पे तवज्जो दी, जिस तरह इन्होंने ख़वातीन पे तवज्जो दी, जिस तरह इन्होंने स्किल डेवलप की, जिस तरह इन्होंने एजुकेशन डेवलप की,
जिस तरह एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं एक अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वाकई कमाल है। देखिए ना, हमारी जो आबादी का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, इस वक्त 2/3 यंग पॉपुलेशन है, और अगर हम अपने यूथ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन यूथ इज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान फ्यूचर। सर मेरा सवाल आपसे ये कि आपने रास्ते में आते हुए यूईटी देखी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल, इसके अलावा यूनिवर्सिटी यूआस भी बनी है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी इंशाल्लाह बन जाएगा। तो आप नारवल को आप फ्यूचर क्या देखते हैं एजुकेशनल के हवाले से? मैं इसे अलीगढ़ ऑफ पाकिस्तान देखता हूँ जी, यकीन और आपके जब बच्चे होंगे ना तो अपने एक बच्चे का नाम एहसन इकबाल जरूर रखना क्योंकि तो ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लो जी चौधरी साहब, ये मेरा नैब रेफरेंस है आपको दिखाएं कि नैब रेफरेंस किस गुनाह के पादाश में भुगतना पड़ा। हमने 2018 तक 90% तकरीबन जो आप देख रहे हैं मुकम्मल कर लिया था। ठीक। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने इसकी फंडिंग बंद कर दी। ठीक। और ये जो अब आप ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड में 6-6 फुट सरकंडे हो गए और ये सब शीशे टूटे हुए थे, बिल्डिंग सारी तबाह हो गई। ठीक। तो फिर हम अब जब दोबारा हुकूमत में आए हैं तो हमने आके फिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डैमेज थी उसको बहाल करने के लिए सबसे पहले तो ग्राउंड को बहाल किया। ठीक। फिर ये रिपेयर अब शुरू की है और अब वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा रीमोबिलाइज करें, चूंकि 4 साल बंद रहने की वजह से इसकी लागत 3 अरब से 2.9 बिलियन से बढ़ के तकरीबन 5.5 अरब पे चली गई। अब वो एक पूरा सारे बजट्स रिवाइज होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम्स जो है वेरीफाई होंगे, तो हम एक बहुत इतने में तो शायद 2 बन जाते इस जैसे और तो, लेकिन वो इमरान खान साहब की जो नफरत थी, जो उनका इंतकाम था। तो ये क्रिकेट ग्राउंड है बेसिकली, ये स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें 10,000 की कैपेसिटी है। और अभी हमने तकरीबन मेरा ख्याल है 2-3 माह चंद माह पहले इधर क्रिकेट का मैच किया, तो लाहौर कलंदर्स और PCB 11 का, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ना सिर्फ ये कि 10,000 का ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, बल्कि इतने ही लोग बाहर थे। तो वो जो कहते थे जी आपने इतने छोटे ज़िले में इतना बड़ा स्टेडियम क्यों बना दिया, उनको जवाब मिल गया। तो हम इंशाल्लाह अब कोशिश कर रहे हैं कि स्टेडियम को बिल्कुल नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे लाएं, और हमारा एम है कि मुस्तकबिल के PSL मैचेस हम इधर करें, टेस्ट मैचेस इस ग्राउंड पे करें। और यहाँ पे 14 खेलों की सहूलत है। क्रिकेट स्टेडियम के साथ हॉकी का एस्ट्रोटर्फ का स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है, एथलेटिक्स का जदीद ओलंपिक्स स्टैंडर्ड का ट्रैक है, स्विमिंग पूल है जो ओलंपिक्स स्पेक्स के ऊपर है, इंडोर जिम्नेजियम है, स्क्वाश कोर्ट्स हैं, टेनिस हैं। तो सारे जो खेल हैं उनकी सहूलत है, और इसका मकसद ये है कि हम यहाँ पे नौजवान खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स क्लिनिक्स करें, उनको 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए रखें, उनके कोचेस के ज़रिए तरबियत करें। और फिर एक और जो अहम बात है, चूँकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज हम यहाँ कायम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के तहत, जिसमें जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एकेडमिक डिसिप्लिन हैं उसमें यूनिवर्सिटी बना देंगे, यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह, और पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, पहले पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। बहुत अच्छा। और कितना रेडियस है सर पूरा इलाका इसका? ये जो है तकरीबन 46 एकड़ की ज़मीन है। तो पाकिस्तान में 40-45 एकड़ के 4 दीवारी के अंदर 14 इंटरनेशनल खेल, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल भी हों, स्क्वाश, जिम्नेजियम, सारे, कोई और फैसिलिटी नहीं है। और इस्लामाबाद का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, इधर यहाँ पर है। इंस्ट्रक्टर्स कहाँ से लेके आएंगे? जी नेशनल हमने कंपटीशन अब करना है, इलेक्शन कमीशन की पाबंदी की वजह से रिक्रूटमेंट रुकी हुई है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद इसमें 14 खेलों के नेशनल हमारे कोचेस जिनकी इंटरनेशनल एक्रेडिशन हो, उनकी रिक्रूटमेंट होगी, और वो यहाँ पर मुस्तकिल फिर खिलाड़ियों के क्लिनिक्स लगाएंगे, उनके कोचिंग कैंप्स लगाएंगे, और उससे इंशाल्लाह मुस्तकबिल के बाबर आजम, मुस्तकबिल का मोहम्मद हफीज़, मुस्तकबिल के शाहीन अफरीदी इसी ग्राउंड से पैदा होंगे इंशाल्लाह। तो केस खत्म हुआ या नहीं हुआ? जी केस तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने एक्वेट किया, बाइज्जत बरी किया और नैब के मुंह के ऊपर मारा। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जब वो केस बन रहा था उनसे मैं ये पूछता होता था, मैं कहा ये बताओ कि यार सारी डेवलपमेंट लाहौर और कराची
कहीं कुरान हदीस में लिखा होगी क्या छोटे डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा मरकज नहीं बन सकता? और फिर इस जैसे तो 20 और बनने चाहिए। तो इसमें गुनाह क्या है? तो एक ऐसा शख्स जो खुद को कप्तान कहता था, उसने खेलों का एक अच्छा मरकज बनाने पे मुझे जेल में डाल दिया। और वहाँ पे भी हम जेल में, अल्लाह का शुक्र है, ना चीखें मारी ना रोए। मैं बल्कि जब जाता था पेशी पे तो टाई सूट लगा के जाता था। तो मुझे एक दिन जेलर कहने लगा कि सर आप तो रिमांड के लिए जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी शादी के फंक्शन पे जाना। मैंने कभी हमारे पंजाब में कहते हैं कि शरीकों के जाना हो ना तो सज बज के जाते हैं। तो इमरान खान को कोई पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे पैरों में लग्जश आ गई। अच्छा, ये सारी चीजें हैं आपके सामने, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को महसूस होता है कि आप लोग नाहल भी हैं, नालायक भी हैं, आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते। और उनका ये दावा है कि अब वो पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे और पूरे मुल्क को चला के दिखाएंगे। देखिए ना, मैं तो बिलावल साहब को ये कहूँगा कि वो कराची का मुकाबला लाहौर से कर लें। क्या वो लाहौर को, आप लाहौर में किसी से पूछ लें कि आप लाहौर को कराची बनना चाहेंगे, और कराची में जाके लोगों को पूछें कि क्या आप कराची को लाहौर जैसा बनना चाहेंगे, उनको जवाब मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें कहा है कि आप मेरे नारोवाल का मुकाबला अपने लाड़काना से कर लें। अगर आपका लाड़काना बेहतर हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर मेरा नारोवाल आपके लाड़काना से बेहतर हो तो आप सियासत छोड़ दें। अच्छा, ये फरमाइए कि बिलावल साहब तो आपके साथ रहे हैं और आपके साथी हैं, तो लेकिन वो 16 महीनों को ऑन नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जो कुछ गड़बड़ है वो आप लोगों ने की है, और अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। देखिए, वो उस हुकूमत के हर फैसले में बराबर के शरीक थे। शहबाज शरीफ साहब ने जो भी फैसले किए इत्तेहादियों के इत्तफाक राय के साथ किए, और मैं समझता हूँ कि अगर वो उस कैबिनेट के फैसलों को ऑन नहीं करते तो ये उनकी अखलाकी बददियानती भी है, सियासी बददियानती भी है। और बाकी यह है कि जितना उन्होंने उस हुकूमत का मज़ा लिया है, पूरी दुनिया में वो सरकारी जहाज़ लेके सैर करते रहे, हमने तो कभी इस बारे में बयान नहीं दिया। लेकिन ये एक पॉलिटिकल इमैच्योरिटी की अलामत है कि उन्हें ये नहीं अंदाज़ा कि कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आपने कैबिनेट के किसी फैसले से तहरीरन या अदरवाइज इख्तलाफ ना किया हो तो आप कैबिनेट के हर फैसले को ओन करने के पाबंद होते हैं, और वो बराबर के शरीक हैं। जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसमें उनका बराबर का हिस्सा है, चूंकि वो उसमें हिस्सेदार थे। लेकिन वो एक लाडले का तस्वर है, कहा जाता है कि आप लोगों को बाकायदा प्लान करके लाया जा रहा है और बाकी तमाम पार्टीज जो आपका मुकाबला कर सकती हैं उन सबको ग्राउंड से बाहर फेंक दिया गया। तो लाडले हैं आप। मुझे आप ये बताएं जावेद चौधरी साहब, 2018 में पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ चल रहा था, यानी कि हमें हर तरफ से घेरा डाला गया था। पंजाब से तो फिर भी हम नंबर 1 पार्टी बने, हमने इलेक्शन जीत लिया था। तो क्या हम लाडले थे 2018 में जो हमने इलेक्शन जीत लिया? आज सिर्फ फर्क यह है कि वो जो सिस्टम हमारे खिलाफ चल रहा था वो न्यूट्रल हो गया है, और उससे उनको ये खौफ है कि अगर ये 2018 में इतनी नशिस्तें जीत गए थे जबकि पूरा सिस्टम इनके खिलाफ था, अब अगर सिस्टम इनके खिलाफ नहीं चल रहा तो ये शायद लैंडस्लाइड कर जाएंगे। उस अपनी मुतवक्के शिकस्त के पेश नज़र वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिससे वो मुस्तकबिल की अपनी खफगी या एम्बैरेसमेंट को बचा सकें। लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब बात नहीं कर रहे सर, बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं जो आपके इत्तेहादी भी थे, ये सारे वो लोग हैं, साहब भी कर रहे हैं, एमक्यूएम भी कर रही है, सबको एतराज है। नहीं, मेरा ख्याल है एमक्यूएम को तो एतराज नहीं, ना फजल रहमान साहब को हमसे एतराज है। ये ज़्यादा इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो साहब को है, वो अपनी मुतवक्के शिकस्त के पेश नज़र पेशबंदी के तौर पर ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि उनको खिफत ना हो। बिलावल साहब लाहौर से सीट निकाल लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताउल्ला तारड़ उनको बड़े मार्जिन के साथ डिफीट करेंगे। और बिलावल साहब आपका ख्याल है कि लाहौर से हार के जाएंगे? जी बिल्कुल हार के जाएंगे। देखिए, लाहौर वाले जानते हैं उन्होंने कराची का क्या असर किया। ठीक, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। हम DHQ पहुंच गए हैं और ये बड़ा खूबसूरत किस्म का अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, और ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन का डायग्नोस्टिक सेंटर है कैंसर पेशेंट्स के लिए ना। ठीक, तो इसमें जो भी कैंसर की तशखीस के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है वो यहाँ मौजूद है। चूँकि आपको मालूम है कि कैंसर की ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में 90% इज अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि अगर उसकी जल्द बर वक्त तशखीस ना हो तो वो लाइलाज हो जाता है, और अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो इलाज किया जा सकता है उसका बड़ी आसानी के साथ। तो इसके अंदर सारी मशीनें, इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ है। बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं छठा पाकिस्तान के अंदर है। जी, यहाँ पर थायराइड के अलावा पूरा बॉडी का स्कैन और जो भी
अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग, न्यूक्लियर स्कैनिंग, जितनी भी इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में, वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। इवन बोन्स की बोन स्कैन भी आप कर सबसे सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल होता है बोन्स का। ये तो बड़ी बात है जी, नारोवाल के अंदर आपने क्रिएट कर दिया ये। तो कितने पेशेंट्स आ जाते हैं रोजाना? जी, इस वक्त ये चूंकि नया सेंटर बना है, अब हम इसको एग्जिस्टिंग जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है शकरगढ़ का, पूरे नारोवाल का, जफरवाल का और साथ में सियालकोट का भी, उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि पसरूर भी है, नारंग है, कि इस एरिया के अंदर ये फैसिलिटी है और आप अपने पेशेंट्स को रेफर करें ताकि उनका बर वक्त तशखीस हो सके। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आ सकते जी, हैं यहाँ बिल्कुल, पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आ सकते जी, हैं और उसमें फ्री ट्रीटमेंट होता है जी, उनका। तकरीबन इनका बहुत, देखें मैं समझता हूँ कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन, वैसे तो बहुत लोग चर्चा करते हैं, कैंसर के शोबे में जो ट्रीटमेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेंटर्स कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो फिनोमिनल है। और जब हम हुकूमत में थे तो हमने इनको ब्लैंक चेक दिया था कि आप दुनिया की जो बेहतरीन मशीनें हैं वो मंगाएं ताकि लोगों को पाकिस्तान से बाहर ना जाना पड़े। और इन्होंने जो इनका इस्लामाबाद का मरकज़ है, इनमोल है, नूरी है, फिर लाहौर में, कराची में, बाकी जगहों पे, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमकी एक नया हॉस्पिटल खोला और रिमोट एरियाज़ में खोले। चूँकि इनसे जो असल में गरीब और मुतवसत तबके के लोग हैं वो इनके सेंटर से फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पर इनको ज़्यादा अपनी जमा पूंजी नहीं देनी पड़ती। जबकि दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा इश्तिहार चलाते हैं वहाँ तो लोग जाएँ तो वो सारी जायदादें उनकी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, इसमें मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में बेस्ट है और दुनिया में बेस्ट है वो इक्विपमेंट यहाँ पे। तो हर किस्म का कैंसर जो है ना उसकी डायग्नोस्टिक हो सकते हैं बिल्कुल, इवन बोन्स की। और ये सेंटर बहुत अच्छा है और मेरी नारोवाल और उसके आगे पीछे सबर्ब्स में रहने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी खवातीन को यहाँ पे ज़रूर चेक करवाएं। और आपको भी अगर कोई इशू है, 50 साल से उम्र ज़्यादा है, तो प्रोस्टेट का कैंसर के लिए यहाँ ज़रूर आएँ, उसको चेक करवा लें। हो सकता है आपका इलाज जल्दी हो जाए और आपकी ज़िंदगी बच जाए। और एहसन इकबाल साहब को दुआ दीजिएगा उसके बाद। तो ये जो मशीन है SSB कितने की है? जी, ये तकरीबन 12 करोड़ मालियत की मशीन है और स्टेट ऑफ द आर्ट। और यहाँ पे ज़ाहिर अब तक तो पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो फिर दोबारा मैं आपके नारोवाल के अंदर जितने लोग सबसे कहता हूँ कि यहाँ पे कैंसर बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और एसएस साहब की एक मेहरबानी है आप लोगों पे कि उन्होंने यहाँ पे इतना खूबसूरत सेंटर बना दिया। ये एक्सरे है और डॉक्टर साहब ये एक्सरे लेटेस्ट है जी, ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरे मशीन है और इसकी इक्विवेलेंट ये जनरल इलेक्ट्रिक की मशीन है, या लाहौर में या इस्लामाबाद या बड़े शहरों में है, या कराची में होगी, या कराची में। तो नारोवाल जैसे शहर के अंदर ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ के लोगों के लिए। और जैसे मैंने कहा कि हमारा एम्फेसिस यही था कि जिस तेज़ी से कैंसर फैल रहा है उसकी बरवक्त और जल्दी तशखीस के लिए हम जो भी मुमकिन इकदाम उठा सकते हैं वो करें, इससे कई कीमती जानें बच सकती। ये मेमोग्राफी की मशीन है, अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट। शायद पाकिस्तान में जो भी किसी जगह बेहतरीन किसी हॉस्पिटल में होगी वो यहाँ पे मौजूद है नारोवाल में। ख़वातीन में जैसे आपको पता है कि छाती का कैंसर बहुत आम होता है, तो इसके लिए उनके बरवक्त तशखीस के लिए और बिल्कुल एक्यूरेट तशखीस के लिए ये जदीद तरीन मशीन है जिससे बहुत सारी जानें बच सकती है। ये जो छाती का कैंसर है ख़वातीन में हेरिडेटरी होता है, उनकी नस्ल में चल सकता है। तो जिस फैमिली के अंदर ये केसेस हों तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो फिर इस पर एहतियात करें और अपना मेमोग्राफी के ज़रिए 6 महीने साल के बाद चेकअप करें ताकि इससे बचा जा सके। फीस कितनी है इसके एसएस साहब? इसकी 2000 रुपये फीस है जो कि बड़ी नॉमिनल है और बाहर अगर आप कराएं प्राइवेट सेक्टर से तो मैं हालांकि कई गुना ये बड़ा अच्छा है। और रकबा कितना है एसएस साहब इसका अस्पताल का? ये तकरीबन जी कोई 30 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है कॉम्प्लेक्स जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और उसके साथ ही ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन का डायग्नोस्टिक सेंटर है। अब हमने इसके साथ 10 एकड़ और एक्वायर किया है जहाँ नारोवाल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तामीर होगी। तो मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे बनेगा? जी, इसके साथ ही बनेगा। तो अभी एक मैं देख रहा था मेडिकल कॉलेज वो हमने अभी एक जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पहले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टार्ट किया था, उसी में हम नारोवाल मेडिकल कॉलेज को भी शुरू करेंगे। वहाँ पे काफ़ी स्पेस है लेकिन उसका परमानेंट कैंपस ये DHQ के अंदर बनेगा। ये शुबा हादसात है, इमरजेंसी है यहाँ पे DHQ के अंदर। और
बाहर से बहुत खूबसूरत लग रही है, अंदर जाके देखते हैं कैसी सूरत हाल है। जब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहीं आपके अपने डॉक्टर होंगे जो यहीं पे खिदमत ये होंगे, और दूसरे फिर मेडिकल कॉलेज से ना प्रोफेसर और सीनियर डॉक्टर आ जाएंगे, तो इसका लेवल बहुत अप हो जाएगा। फिर इमरजेंसी में कितने लोग आते हैं रोजाना? यहाँ पे 1000 के करीब इमरजेंसी में आते हैं पेशेंट्स। CT स्कैन भी यहाँ लगा हुआ है। ये शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी दी थी ताकि गरीब लोगों को भला हो सके। तो ऐसा साहब ये कितनी फीस चार्ज होती है इसमें CT स्कैन वगैरह? जी, ये जो इमरजेंसी में तो फ्री होता है, लेकिन जो OPD के पेशेंट्स हैं उनको 2500 तकरीबन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो 7000 से 8000 चार्ज होता है। और मशीन लेटेस्ट है जी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। अब आप ये हमारी इमरजेंसी रूम है, अब आप देखें ये लाहौर के किसी हॉस्पिटल से काम नहीं है। हमारी जो फैसिलिटी है साफ सुथरा भी है, साफ सुथरा भी है इसके अंदर गुजारिश के कितने हैं बेड्स ऐसे साहब यहाँ पे? जी, यहाँ पे इमरजेंसी में तो 25 बेड्स हैं, लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल है ये अब 300 बेड्स का हॉस्पिटल है जो 500 पे अपग्रेड हो गया। अच्छा, 300 बेड्स और 500 तक चले जाएंगे। और ये 25 है इमरजेंसी के अंदर। और क्या फैसिलिटीज है डायलिसिस? देखिए, यहाँ पर तकरीबन 105 डायलिसिस के पेशेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ठीक। और तकरीबन औसतन वो हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस के लिए आते हैं। जी, और यहाँ पे हमने कोशिश करके ये सहूलत रखी है कि इनको उसके लिए कुछ पे ना करना पड़े और फ्री डायलिसिस। जी बिल्कुल। तो एक कितनी शिफ्टों में काम होता है? जी, और यहाँ पे 3 शिफ्ट्स में ये करते हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है और नाइट है, ताकि जिसको जिस वक्त सहूलत हो उस वक्त उसको ये जी दे सकें सहूलत। ये फिजियोथेरेपी भी है यहाँ पे, और नारोवाल जैसे शहर के अंदर आप भी देखें, हॉस्पिटल की सफाई देखें और इसकी मेंटेनेंस देखें, किसी भी आपको लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर नजर आएगा। अब ये देखिएगा कि ये जो पेशेंट्स हैं, आप ये बता रहे हैं कि फ्री ट्रीटमेंट होता है, तो एक पेशेंट को कितनी फैसिलिटी है फ्री? देखिए, एक पेशेंट जो है ना, औसतन अगर आप देखें तो उनका 7-8 हज़ार रुपए का एक सेशन है। तो एक पेशेंट तकरीबन 8 सेशन महीने के करता है। ठीक है। तो आप देख लीजिए कि 56,000 रुपए, 56-60 हज़ार उसके खर्चा है, उसके दीगर लवाजमात, इंजेक्शन वगैरह चीजें देखें। मेडिसिन इसके अलावा है? जी, उसके अलावा मेडिसिन भी आप देते हैं, फ्री देते हैं सबको? मतलब है कि अगर एक पेशेंट को माहाना अपने डायलिसिस पे 70,000 रुपया डायलिसिस और दवाइयों के साथ खर्च करना पड़े, तो देखिए हमारे तो आमदनी लोगों की बहुत महदूद है, तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि जो उनको फ्री डायलिसिस मिल रहा है। ये नारोवाल के अंदर है। अब इंशाल्लाह ताला हम इसको कोशिश करेंगे कि तहसील लेवल पे जफरवाल और शकरगढ़ में भी इंशाल्लाह शुरू कर दें। जेल में क्या सूरत हाल थी? आपको कोई बेहतर क्लास देगी जैसे इमरान खान साहब को आजकल मिल रहा है, 8 कमरे मिले हों, एक्सरसाइज? देखिए, हमें भी काश वो मिलती। हमें तो वो सजाए मौत के कैदी जिन्हें फांसी से पहले जिन चक्कियों में रखा जाता है वहाँ रखा गया था, और तकरीबन यही मौसम था, आजकल के दिन थे जनवरी फरवरी, और वहाँ सेल के अंदर जो टेम्परेचर 7-8 डिग्रीज पे होता था। और वहाँ पे आपको ये सहूलत हासिल नहीं थी कि आप कोई हीटर जला सकते हैं? नहीं, ये तो खान साहब VIP जेल काट रहे हैं। और साथ साइकिल मशीन दी आपको कि एक्सरसाइज? नहीं, साइकिल मशीन और बेड भी नहीं दिया आपको? बेड था, लेकिन यह है कि साइकिल मशीन नहीं थी। और टीवी की सहूलत भी हासिल नहीं? हाँ जी। और घर से खाना आता था नहीं आता था? खान साहब के लिए सब कुछ जायज़ है, हमें तो जेल के खाने पे रखा दिया जाता था। वो नैब अहले नैब आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ इन्होंने अस्पताल भी बना दिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में बना दी हैं, और आप अगले केस बना रहे हैं। नैब के केसेस बनाने के लिए बहुत मवाद है, और एक साल भी तैयार करें इनके लिए। जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है आपके साथ टेबल के ऊपर बैठ के मामला सेटल करें, और आप इस जंग को आगे कैरी नहीं करना चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक अमन हो, मुल्क के अंदर इस्तेकाम हो। अब आप देखिए, 9 मई को कायदे आज़म की जो निशानी है उसे जला के राख कर दिया गया। कौन पाकिस्तानी कर सकता है? 9 मई को वो शोहदा जो अपनी बीवियों को बेवा कर गए, बच्चों को यतीम कर गए, शहादत को सीने से लगाया हमारी आज़ादी की खातिर, हमने उनकी यादगारों को मिसमार करके उनसे फुटबॉल खेला। 9 मई को हमने अपने फौज की छावनियों पर हमले किए। कौन सा मुल्क है जिसमें ये इजाज़त दी जाती है? इस रवैये के साथ आप अगर कहें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। आपको इस मुल्क की रियासत
आइन और कानून की पाबंदी करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में रियासत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो एक सियासी जमात के लोग कर रहे हैं। इस रवैये के साथ तो उनके साथ नहीं बैठा जा सकता ना। आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ज़रा उनको टिकट तो मिल गए हैं लेकिन अब वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे और उनकी हैसियत आज़ाद हो गई। अब ये जो आज़ाद लोग होंगे इन्होंने कहीं ना कहीं पार्क होना है, उनमें से अगर कुछ लोग आपके साथ शामिल होना चाहें तो आपके दरवाजे खुले हैं उनके लिए। देखिए, ये तो उस वक्त जब इलेक्शन का बाद का मंजरनामा है उस पर डिपेंड करता है। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसके अंदर आपको पता है कि वही पार्टी हुकूमत बनाती है जिसमें अक्सरियत हो। अल्लाह ताला हमें सिंपल प्लेन अक्सरियत देगा तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर नंबर्स जो हैं वो ऐसे हों कि जिसमें आपको दीगर पार्टियों की कोलिशन की ज़रूरत है, फिर आप उन सबको अप्रोच करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि एक पार्टी के पास इतनी अक्सरियत हो कि वो ब्लैकमेल ना हो सके, उसे किसी की मोहताजी ना हो। लेकिन हैविंग सेड दिस, अगर हमें 2/3 अक्सरियत भी मिलती है, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएं ताकि रिफॉर्म्स की तरफ हम जा सकें और उन रिफॉर्म्स के लिए एक वसील बुनियाद ताईद हम हासिल कर सकें। आप जीत जाएंगे वैसे इंशाल्लाह ताला, तो है ऐसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वासा, आपने प्रोग्राम सुना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।